नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। ओके, चलो तो जैसे कि बच्चे आपको मैसेज में बताया गया था कि आज हम लोग स्पेशली साझेदारी फर्मों के विघटन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसको आज ही हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो जितने भी सवाल आने वाले हैं या परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन सारे सवालों को आज ही करा दिया जाएगा और जिनको नहीं समझ में आएगा उनको भी समझ में आ गया होगा, आ जाएगा जिनको पहले नहीं समझ में आया। और देखिए, जो आप लोग बार बार एक ब्लूप्रिंट की रट लगा के रखे हैं कि सर उसको एक्सप्लेन करिए, मुझे नहीं लगता कि अकाउंट में किसी ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया। अब जैसे कि बात करें फर्मों के विघटन की, अब ये फर्मों के विघटन जब मैंने सितंबर अक्टूबर में कराया था, मैंने उसी टाइम बता दिया था कि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। बताओ, आज भी वही ब्लूप्रिंट में दिखा रहा है, समझो। तो इतना थोड़ा बहुत खुद भी समझ सकते हो कि कहां से क्या चीजें आने वाली है ना। ठीक है, और रही बात इकोनॉमिक्स में या जहां पे प्रॉब्लम जाती है तो उसको हम आराम से बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, जब क्लास होगी तो आपको कराया जाएगा सारी चीजें। लेकिन अभी क्या, आप सबको पता है कि चीजें अभी चेंज होती जा रही हैं। 4 दिन पहले कुछ और था, आज कुछ और है, अभी सुनने में आ रहा है 1-2 दिन बाद कुछ और होगा। तो क्लियर हो जाने पर हो जाएगा और ब्लूप्रिंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना काम करके जो चैप्टर हट गए हैं उनको छोड़ के सारा पढ़ डालो। समझ पा रहे हो आप सभी इस बात को? इसको विशेष ध्यान दो। ठीक है, चलो तो चलो हम लोग बात करते हैं। देखो, इसके जो सवाल अपन को करना है, शुरू के सवालों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एंट्री के सवाल पढ़ने नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए हम लोग भी क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेते हैं। देखिए, हम लोग वसूली खाते की जितनी भी थ्योरी थी, उन सारी थ्योरियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग सवालों पर चर्चा करेंगे और सवाल जैसे मैं कुछ बताता चलूंगा, पूरा डिटेल भी करता रहूंगा कि और भी क्या चीजें उसमें अपन को लिखना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ए और बी एक फर्म में समान साझेदार थे। 31 मार्च 2018 को साझेदारी फर्म समापन का निर्णय लिया। आर्थिक स्थिति इस प्रकार से दर्शाई गई है और एक चिट्ठा बना हुआ है, नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, समायोजन भी लिखा हुआ है, लास्ट भी लिखा हुआ है, वसूली खाता और पूंजी खाता बनाइए। देखो, एक बात तो कंफर्म है कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन वसूली खाता का आएगा, एक क्वेश्चन एंट्री का भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि इसी से दोनों क्वेश्चन वसूली खाते के हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वसूली खाता और पूंजी खाते का एक ही क्वेश्चन आए जो 6 नंबर का हो। सर क्या ऐसा एग्जाम में हुआ है अब तक? बिल्कुल, कई बार हो चुका है। तो एक तो बात आपको ये भी याद रखनी है कि क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, इसलिए हमको पूंजी खाता भी पढ़ना है और हमको वसूली खाता भी पढ़ना है। तो जैसे इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो आइए ध्यान से अपन देखते हैं कि क्वेश्चन अपन को करना कैसे। देखो, बहुत ही सिंपल सा है। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिख देना है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत आराम से समझते जाना। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो चीजें आपको समझना है अच्छे से। बाकी ये सारे क्वेश्चन तो आपसे बन ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो बेटा हो गई नहीं। ठीक है, हाँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता। देखिए, वसूली खातों को जब भी हम बनाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर वसूली खाते में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है बेटा। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब आता है तो वो बड़ी तकलीफ देता है। ठीक है, कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव? क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो बाकी ऑब्जेक्टिव तो जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव थे वो तो आपको बता दिए गए हैं थ्योरी के ही मध्य। जैसे वसूली खाता कितनी बार बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, तो थ्योरेटिकल के पॉइंट से जो ऑब्जेक्टिव बेटा आने थे वो तो आपको बता दिए गए हैं। लेकिन सवाल के पॉइंट से भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनके बारे में भी आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। तो बेटा यहां पे हमने लिख दिया पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अमाउंट और बेटा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए इसको भी स्मॉल लेटर में लिख दें, वरना कहेंगे सर एक में स्मॉल में लिखें एक में कैपिटल में। पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, बहुत आराम से समझना है आप चीजों को। मैंने कल ही आपको बताया था, फिर से समझ लो, अगर समझ में आ गया तो अच्छा है। मैंने कल ही आपको बताया था कि वसूली खाता बनाते समय एक सबसे बड़ी बात आपको याद ये रखना है, या कल नहीं, जब भी क्लास हुई थी तो उसको मैंने बताया था कि वसूली खाता, हाँ बेटा कल शिवरात्रि है, आप सभी को एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि। लेकिन क्लास कल भी लगेगी और कल हम लोग इकोनॉमिक्स का जो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि बाजार वाला, उसको कल हम लोग खत्म कर देंगे। पूरा A to Z और A to Z आपसे सारा बनेगा।
ठीक है। और हालांकि काफी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पूरा आपसे बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो एक यूनिट तो खत्म हो चुके, दूसरी यूनिट के एक चैप्टर खत्म कल ही कर दूंगा बेटा, कल भले लंबी क्लास लेके कल उसको फिनिश कर देना है, ठीक है। ठीक है, छुट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होगी बेटा, क्लास कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, लेकिन कल इकोनॉमिक्स को लेके उसको खत्म कर देना है अपन को, उस चैप्टर को, अगले चैप्टर में अपन चलेंगे। चलो देखो, मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत समय है, लेकिन आपके पास पढ़ने का समय कम बचा है, इस बात को विशेष ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं वसूली खाता, तो उसमें सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कुछ मदों को छोड़कर, सर कौन कौन सी मदें छोड़ के, तो याद रखना बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कौन कौन से मदों को छोड़ना है। अब बहुत सारे नालायक बच्चे तो ये नहीं जानते होंगे कि लायबिलिटीज में मदें कौन कौन सी होती हैं। तो कैपिटल को छोड़ देना है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या छोड़ देना है, जनरल रिजर्व को छोड़ देना है, जिसको हम लोग इंग्लिश सामान्य संचय बोलते हैं बेटा। रिजर्व फंड को छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, रिजर्व फंड को छोड़ देना है। जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ देना है, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ देना है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या छोड़ देना है बेटा, मैं वहां की बात कर रहा हूं, यहां तो संपत्ति में आएंगे, ठीक ना, यहाँ की प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ देना है। पर्सनल लोन छोड़ देना है, साझेदारों का जो पर्सनल लोन था, पर्सनल लोन साझेदारों का छोड़ देना है। ये शब्द छोड़ करके, लायबिलिटीज के ये मदों को छोड़ करके सारी मदों को वसूली खाते में क्या लिख देंगे बेटा, क्रेडिट में लिख देते हैं। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा पहले ही लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो बताओ क्रेडिटर्स को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोले सर बिल्कुल लिखेंगे क्रेडिटर्स को, नो डाउट। क्रेडिटर्स का मूल्य कितना दिया हुआ है? बोले क्रेडिटर्स का मूल्य दिया हुआ 2700 रुपये, तो आपको हंसी खुशी 2700 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है बेटा, ओके। आगे क्या दिया, जनरल रिजर्व, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व को नहीं लिखेंगे, इसका मतलब जनरल रिजर्व को वहां पे नहीं लिखेंगे। आगे दिया हुआ बी का ऋण, आपको साफ साफ बताया कि पर्सनल लोन नहीं लिखेंगे, इसका मतलब बी का ऋण भी वहां पे नहीं लिखेंगे। साफ साफ लिखा हुआ पूंजी खाता, पूंजी खाता यानी कैपिटल को भी नहीं लिखेंगे, मतलब केवल वहां पे क्रेडिटर्स आएंगी। अच्छा, तो एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर आखिरकार कौन कौन सी मद यहाँ पे उतारेंगे बैलेंस शीट के? तो बेटा जैसे क्रेडिटर्स उतारेंगे, याद रखना। क्रेडिटर्स के बाद और क्या उतारेंगे? बोले सर बिल्स पेबल को भी उतारेंगे, जिसको हम लोग देय विपत्र कहते हैं, बिल्स पेबल को भी उतारेंगे। बिल्स पेबल के बाद बेटा अगर बात की जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी उतारेंगे, यानी कि बैंक अधिविकर्ष को भी उतारेंगे। अगर बात की जाए इसमें तो और क्या उतारेंगे बेटा, तो इसमें लोन भी उतारेंगे, जो फर्म का लोन होगा, पर्सनल लोन नहीं होगा। तो बेटा ये सारी चीजें जो वहां पे उतारी जाएंगी, ये बाकी कुछ भी होगा ये, तो ये सब वहां पे नहीं उतारा जाएगा। अब देखिए यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन में बन जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से चिट्ठे के दायित्व पक्ष की मदें हैं जिनका लेखा वसूली खाते में नहीं किया जाता है। तो बेटा याद रखना ये सारी वो मद है, इनमें से कोई एक दे देगा और 3 इनमें से दे देगा, तो आप समझ जाना कि ये वो सारी मदें हैं जिनका लेखा वसूली खाते में नहीं किया जाता। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल बेटा स्पीड तो बढ़ेगी। देखो ये कोई भी बच्चा रिवीजन करते समय मेरे से नहीं बोलेगा कि सर स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके पास YouTube है, आपके उसमें ऑप्शन है कि आप उसको स्लो कर सकते हो, स्लो मोशन में पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी स्पीड तो बेटा यही रहेगी, ठीक है। चलो ठीक, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको विशेष कर ध्यान देना। अच्छा, फिर क्या करना है बेटा, वहां से हमने खत्म कर दिया। जब बात संपत्ति में आती है तो संपत्ति में यानी कि वसूली खाते के डेबिट की बात करते हैं। बेटा ये डेबिट है, वो क्रेडिट है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब बेटा वसूली खाते के डेबिट में समस्त संपत्ति को लिखते हैं, लेकिन किसको नहीं लिखते हैं? बोले कैश को नहीं लिखते हैं। किसको नहीं लिखते हैं? बैंक को नहीं लिखते हैं। और किसको नहीं लिखते हैं? कैश एट बैंक को नहीं लिखते हैं, यानी कि जो पैसा बैंक में होता है उसको भी नहीं लिखते हैं। और क्या नहीं लिखते हैं? बोले कि सर और इसके अलावा, बात को समझना, इसके अलावा कुछ भी का मतलब अगर गुडविल है तो वो भी लिखेंगे, याद रखना इस चीज को, गुडविल को लिखते हैं बेटा। तो इसके अलावा कुछ भी होगा वो सारा सेम एज इट इज लिख देंगे, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो डेबिटर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी डेबिटर्स दिया रहता है, जैसे मान लो 5000 और यहाँ पे लिखा रहता है बैड डेब्ट्स रिजर्व, यानी कि डूबत ऋण संचय, ये मान लो 500 रुपया, तो यहाँ पे आ जाता है 4500। अब दो काम इसका कर सकते हो, या तो आप डेबिटर्स को 5000 यहाँ लिखो और बैड डेब्ट्स रिजर्व को 500 यहाँ लिखो। तो मैं कहूंगा इसको नहीं करना, सीधे आपको 4500 लिख देना है डेबिटर्स में। तो आप मेरे को बोलोगे सर ऐसा करेंगे तो गलत तो नहीं होगा? बेटा अगर गलत होना होता तो मैं क्यों यहाँ पे बताता। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग अच्छे से समझे रहिएगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आगे की बेटा यदि बात की जाए तो क्या करना है, तो देखो हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो हमने देखा कि कैश एट बैंक है, बताओ लिखने है? बोले नहीं लिखने। डेबिटर्स कितना दिए हुए बेटा? डेबिटर्स दिया हुआ है 1000 रुपये, तो बेटा टू डेबिटर्स को जरूर लिखेंगे। डेप्टर्स कितना लिखेंगे बेटा? अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। डेप्टर्स, ठीक है, डेप्टर्स 1000 रुपये। बेटा आगे प्लांट का दिया हुआ टू प्लांट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा हुआ? प्लांट का। प्लांट का कितना दिया हुआ? बोले प्लांट का दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन पे 4700 रुपये, तो बेटा प्लांट का लिख लो 4700 रुपया। बेटा आगे की यदि बात की जाए तो स्टॉक का दिया हुआ टू स्टॉक लिख दो। बेटा आगे की बात किया तो स्टॉक लिखा हुआ, स्टॉक कितना दिया हुआ? बोले 15000 रुपये, तो बेटा यहाँ पे 15000 कर दो, ठीक है। आगे की यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है बेटा?
बिल्डिंग लिखी हुई है, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक के बाद क्या बेटा, टू बिल्डिंग है, टू स्टॉक के बाद क्या, टू बिल्डिंग है। बेटा बिल्डिंग कितनी दी हुई है, तो बिल्डिंग दी हुई है 6,000 रुपया। बिल्डिंग कितनी दी हुई बेटा, 6,000 रुपया। आगे यदि बात की जाए तो फिर क्या है, फर्नीचर है, टू क्या है बेटा, फर्नीचर है, टू क्या है, फर्नीचर है, टू क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर कितना दिया हुआ बेटा, फर्नीचर दिया हुआ 3,000 रुपया। फर्नीचर बेटा कितना दिया हुआ, 3,000 रुपये दिया हुआ। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, फर्नीचर कितना दिया हुआ बेटा, 3,000 दिया हुआ है। यहां तक कहानी समझ में आ चुकी है। अब करते हैं इनकी वसूली। बेटा ये बाई होगा, सॉरी। अब करते हैं इनकी वसूली, और वसूली कैसे होगी, तो बोले वसूली या तो कैश में होगी या तो बैंक में होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि शेष काहे का दिया। यदि शेष कैश का दिया है तो कैश से वसूली होगी, शेष बैंक बस का दिया तो बैंक की वसूली होगी, और यदि शेष कैश एट बैंक का दिया तो आप कैश भी लिख सकते हो, आप बैंक भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहां पे साफ साफ आपने देखा कि कैश एट बैंक है तो हम कैश से वसूली कर देंगे। अब वसूली हो कैसे रही है, ध्यान से समझना। भवन को 6300 रुपये में, तो बाई कैश अकाउंट यहां पे लिखो। अब अकाउंट लिख देना, और कैश अकाउंट के तहत क्या क्या है उन सारी चीजों को यहां पे लिखते जाओ। बिल्डिंग कितने में बेटा वसूल हुई है, तो साफ साफ दिया हुआ बेटा बिल्डिंग की वसूली 6300 में हुई है। बिल्डिंग की वसूली कितने में हुई बेटा, 6300 में हुई। बेटा आगे की बात करेंगे तो क्या करेंगे, फर्नीचर 3300 में, तो बेटा फर्नीचर को 3300 लिख दो। फर्नीचर कितना लिख दो बेटा, 3300 लिख दो। फर्नीचर को बेटा 3300 कर दो। बेटा आगे की यदि बात किया जाएगा तो क्या दिया हुआ है, स्टॉक को 13,800 कर दो। स्टॉक को 13,800 कर दो। स्टॉक को 13,800 कर दो। ठीक है, स्टॉक को 13,800 कर दो। ठीक है, स्टॉक को 13,800 कर दो। देनदारों से केवल 800 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, देनदारों से केवल 800 रुपया प्राप्त हुआ, तो देनदार से केवल 800 रुपया प्राप्त हुआ तो 800 लिख दो। बाकी क्या बोला हुआ है, प्लांट से 4800 रुपया प्राप्त हुआ, तो प्लांट का लिख दो बेटा 4800 रुपया, 4800 रुपया। ठीक है, बेटा आगे की बात करोगे तो आगे क्या आ जाएगा, लेनदारों को कुल भुगतान 2600 रुपया दिए गए। तो बेटा यहाँ पे लेनदारों को कुल भुगतान 2600 दिए गए। आप सबको पता है कि इसके भुगतान यहां लिखेंगे, इनके भुगतान यहाँ पे लिखेंगे 2600 रुपया। वसूली बे 500 रुपया होगा। आप सबको पता है कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कहाँ आते हैं, यहीं पे आते हैं। कितना हुआ बेटा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो बेटा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 500 रुपया। कितना हुआ बेटा, 500 रुपया। टोटल अगर करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 3100 रुपया। कितना आ जाएगा बेटा, 3100 रुपया। आपने देखा 6300 लिखा, मैंने 13,800 लिखा, 800 लिखा, और मैंने 4800 लिखा, 3300 लिखा और 6300 लिखा। ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ चुकी होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए ना, समस्या बच्चे को आती कहां पे है। कुछ बातें यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, पहली बात, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए वसूली व्ययों को वसूली खाते में किधर लिखते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो वसूली व्यय होते हैं उन्हें वसूली खाते में डेबिट में लिखा जाता है। अब देखो इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूपिड बच्चे क्या करेंगे कि वसूली व्यय क्वेश्चन में आएगा किधर लिखते हैं वसूली खाते में, तो लिख देंगे क्रेडिट में लिखते हैं। यार जब सामने भी लिखा हुआ है और मैं समझा भी रहा हूं तो इस बात को समझ जाओ। दूसरा रीजन क्या है कि यदि यही वसूली व्यय के लिए मैं बोल देता कि वसूली व्यय स्वयं वहन किए गए साझेदारों के द्वारा, तो सिंपल सी बात है उसका लेखा फिर यहां पे नहीं करेगा। यानी व्यक्तिगत रूप से यदि वहन किए जाएंगे वसूली व्यय तो बेटा उनका लेखा यहां पे नहीं करेंगे। इस बात को गांठ जोड़ के याद कर लो। ठीक है सर। दूसरी बात, अगर कोई भी क्रेडिटर्स के बारे में, भुगतान के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो अपन ये मानेंगे कि पूरे लेनदारों का भुगतान किया गया है। बात समझ में आ रही है? अपन ये मानेंगे कि पूरे लेनदारों का भुगतान बेटा यहां पे किया गया है। अगर 2700 के बारे में कुछ नहीं होता तो अपन यहां पूरा 2700 लिखते और हर दायित्व के बारे में यही लिखते। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वहां 500 होता, यहां बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोलता तो पूरा 500 रुपया यहां पे डेबिट में लिख देते। कहने का मतलब क्या है सर? तो बेटा कहने का सिंपल सा इतना मतलब है कि यदि किसी दायित्व के बारे में नहीं दिया है तो आप ये मानेंगे कि वो दायित्व का पूरा राशि क्या किया गया है बेटा, भुगतान किया गया है। पूरे की पूरी राशि बेटा क्या की गई है, भुगतान की गई है। बेटा ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें जितना आगे तक इस चैप्टर पे ना वो सब एक ही सवाल पे बता रहा हूं। ठीक है, एक नालायक बोला कि सर ये सवाल तो बनता है। अबे नालायक, जो बात बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास कर। मैं सारी चीजें यहां पे उठा रहा हूं। क्या इसमें लिखा हुआ है क्या कि व्यक्तिगत वहन करेगा तो नहीं होगा? तो सवाल तो खत्म हो गया। तो चिल्ला चिल्ला के कोई बात समझा रहा हूं तो उसको समझने का प्रयास करो। यहीं पे एक चीज और हो सकती थी कि यदि ये भवन किसी साझेदार के द्वारा ले लिए जाते तो वो उसके पर्सनल खाते में जाते। कहने का मतलब है अगर बिल्डिंग राम ले लेता तो टू राम बाई राम एस कोष्टक में बिल्डिंग और फिर 6300 लिखते। तो ये फर्क है, वो कैश में ना के उसके पर्सनल खाते पे जाएगा, पूंजी खाते में। अब ये सवाल उसी को समझ में आ रहा होगा जो बच्चे ने सवाल लगाया होगा। ऑब्वियसली बात, इनको सबको बेटा जब आप जोड़ोगे फाइनली तो ये 32,800 रुपया आएगा। अब ये काम देखो मैं नहीं करूंगा बैठ के फालतू में। 32,800 अगर डेबिट का शेष ज्यादा है तो सिंपल सी बात है बेटा फिर लॉस आया होगा, तो टू बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इन सबको घटाने के बाद बेटा आपका आएगा 1100 रुपये। कितना आएगा बेटा 1100 रुपये। बेटा मैंने आंसर लिखा हुआ है और मुझे पता है क्वेश्चन सवाल गलत होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 32,800 रुपये, क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ाया हुआ तो सब कुछ लिखा हुआ है। साझेदार बेटा फिर उसके बाद कितने ए और बी हैं, कितने साझेदार हैं 2 हैं ए और बी, इनके बीच में अनुपात दिया हुआ है बराबर बराबर 550 और 550। बेटा 550 और 550। ईमानदारी से बताओ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल था, आप नहीं भी पढ़ाते तो समझ में आ गया था। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो। अगर आपको ये पूरा याद होता है बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं कहूंगा कि यही लिखिए। अगर नहीं याद है तो बाई लॉस अकाउंट भी लिखोगे तब भी सही रहेगा, अगर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे तब भी सही रहेगा, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ तो यही सही है, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित किया गया, और होता भी यही है। अब देखिए ना क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वसूली खाते में हानि को किधर दर्शाते हैं, तो बोले सर क्रेडिट में दर्शाते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया कि वसूली खाते में आई हुई हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में किधर दर्शाते हैं, बोले सर डेबिट में दर्शाते हैं। आपको पता है अगर हानि है तो वसूली खाते के पूंजी खाते की तो वो डेबिट में आएगी, मतलब पूंजी खाते में बता रहा हूं। आपको आएगा वसूली खाते का लाभ कब आता है, जब सिंपल सी बात है क्रेडिट से ज्यादा होता है और रकम डेबिट में लिखते हैं। वसूली खाते के लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में किधर दर्शाया जाता है, बोले सर पूंजी खाते में दर्शाया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए निश्चित रूप से आ रही होगी, और मैं आशा करता हूं कि जो बच्चा रेगुलर क्लास पढ़ रहा होगा और उसने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा होगा उसको समझ में आ गई, और वाकई में उसी के लिए तो पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी अगर पूंजी खाता बनाने की बात करें तो यहाँ पे देख लो, आपसे को समझ में यहीं पे आ जाएगा पूंजी खाता, क्योंकि पूंजी खाते में इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक, बहुत सिंपल सा है पूंजी खाता बेटा, कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए पूंजी खाते के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई। आपको पता है 2 साझेदार होंगे, 2 साझेदार हमने लिख दिया। सबसे पहला हमने क्या कर दिया, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी उन साझेदारों की पूंजी लिखना है। अब उन साझेदारों की ए और बी की पूंजी कितनी है, 12,000 और 12,000। कितनी है बेटा 12,000 और 12,000। आगे की यदि बात करें, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, नहीं आपको आगे सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं इसको। ठीक है, चलो यहां तक आप पहले, इसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और अपन चलते हैं इसकी पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, चलो तो छोटी छोटी चीजों को अपन को याद करना है। अच्छा तकलीफ थोड़ा सा होगी, तकलीफ कहां पे होगी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन में तो तकलीफ आपको नहीं होगी, इस एक ही क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता दिया हूं तो आपसे बन जाएगा। तकलीफ बेटा तब होगी जब परसेंटेज वाला बोलेगा, 80% कम वसूल हुए, 20% ज्यादा वसूल हुए, या 15% ही वसूल हुए, या 55% ही वसूल हुए। इन तीनों टॉपिकों से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि डायरेक्ट पूरा वसूल हुए मद लिख दिया तब तो सही है, लेकिन मद ना लिख के अगर परसेंटेज लिख देगा तो बेटा प्रॉब्लम में आ पाओगे। तो परेशान मत हो, आज उसके बारे में भी डिटेल से हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले का मतलब इसी की पार्टनर्स कैपिटल को पढ़ लेते, ठीक ना। इसकी पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात को समझना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे क्या करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे क्या करते हैं, इस बात को भी समझने का प्रयास जरूर करना। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे क्या करते हैं, इस बात को भी समझने का जरूर प्रयास करना। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं साझेदारों की पूंजी, यानी कि बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं बेटा, बाई बैलेंस बीडी। और बाई बैलेंस बीडी में उनकी पूंजी कितनी है बेटा, तो उनकी पूंजी दी हुई है क्वेश्चन में 12,000 और 12,000। कितना दिया हुआ है बेटा, 12,000 और 12,000। कितना दिया बेटा, 12,000 और 12,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आता है सर, फिर यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उसको लिख दो। बोले सर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो आया नहीं था, लॉस आया था, तो भाई लॉस आया था तब तो वो यहाँ पे आएगा, तो उसको तुम क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। अब एक नालायक बोल रहा है कि सर इसको आप टू रियलाइजेशन लॉस। अब एक नालायक बोल रहा है कि सर इसको टू रियलाइजेशन लॉस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नालायक नहीं तो ये जो लॉस आया है वो कहां से आया है, बोले सर पुनर्मूल्यांकन से, तो रियलाइजेशन लॉस इसलिए लिख रहे हैं। टू रियलाइजेशन, SATION, टू रियलाइजेशन लॉस कितना आया था, 550 और 550। कोई डाउट, बोलिए सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहां तक का भी टॉपिक क्लियर है अपन का। आगे की बेटा यदि बात की जाए तो क्वेश्चन पे फिर अपन को देखना है क्या जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। बेटा यदि ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है
तो इनको जरूर बांटना है। और किस अनुपात में? बोले जो अनुपात पुराना दिया होगा। हमने देखा पुराना अनुपात तो बराबर है, 3000 को यदि हम बांटेंगे तो बेटा यहाँ पे 1500 आएगा, यहाँ पे 1500 आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये आपने क्या कर दिया। तो देखो आपको पहले भी बताया गया था इस बात को जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था कि यदि चिट्ठे में जनरल रिजर्व है, जीआर का मतलब जनरल रिजर्व, या रिजर्व फंड है, और या तो प्रॉफिट एंड लॉस है, हिंदी में क्या होगा? हद हो गई यार, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य संचय। सामान्य संचय, अब तेरे को ना जून में पता चलेगा हिंदी में क्या होगा। रिजर्व फंड को बोलते हैं संचित कोष, संचित कोष। प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं बेटा लाभ हानि। क्या बोलते हैं बेटा? लाभ हानि। सामान्य संचय, संचित कोष और लाभ हानि। अगर बेटा ये शब्द है ना बैलेंस शीट में तो वो यहाँ पे बटेंगे, वो यहाँ पे बटेंगे। तो जनरल रिजर्व बट गया, और किस अनुपात में बटेंगे? पुराने अनुपात में बटेंगे। और वैसे भी फर्म के समापन के समय एक ही अनुपात होगा जो पुराना ही होगा, कोई नया अनुपात नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये पुराने अनुपात में हमेशा बढ़ते हैं, इस बात को भी बेटा विशेष करके ध्यान को रखना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे जनरल रिजर्व था इसलिए हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया, बाकी कुछ नहीं था तो नहीं बांटा हमने, सिंपल सी बात है बेटा। और भी कुछ यहाँ पे है क्या? बोले सर कुछ भी नहीं है, बस यही चीज है। अब इसके बाद बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे इसको ब्लॉक कर देना है और पैसे को टू कैश अकाउंट में डाल देना है। बैलेंस शीट ही लिखनी होती है। क्यों नहीं लिखना है बैलेंस शीट? सर ये बता दीजिए। अच्छा चलो ये भी बता देते हैं। 13,500 करो और 13,500 करो। 13,500 में 550 घटाओगे तो मेरे हिसाब से 12,950 और 12,950 आएगा। 12,950 और 12,950 आएगा। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर टू कैश क्यों लिखेंगे? हमको भूल भी तो सकता है, टू बैलेंस सीडी भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा बोला तुमने कि बोल सकता है कि टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। बेटा पहले तो एक चीज को समझो कि टू बैलेंस सीडी है क्या। बेटा टू बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि अंतिम शेष जो कि अगले साल का प्रारंभिक बनता था, जो कि अगले साल का क्या बनता था बेटा? प्रारंभिक शेष। अब एक बात बताओ, क्या ये शेष प्रारंभिक बनने वाला है क्या? बोले सर नहीं बनेगा। ये पैसा जो भी साझेदार हैं ए और बी उनको वापस कर दिया जाएगा और उनको हाथ जोड़कर बोल दिया जाएगा कि फर्म समाप्त हो चुका है, फर्म की कहानी खत्म हो चुकी है, यानी कि वो लोग व्यापार बंद करेंगे। तो कैश यानी नगद के रूप में उनको पैसा दे देंगे। सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसलिए कैश लिखेंगे। अच्छा, बात इतने से खत्म कर दूंगा तो उचित होगा नहीं, क्योंकि बात अगर उठी है तो दूर तक जानी चाहिए। अगर पूंजी खाते की हमने बात की है तो पूंजी खाते के लिए और क्या आवश्यकता है, इस बात को विशेषकर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहली बात, अगर किसी साझेदार ने लाभ हुआ, अगर पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ है, वो साझेदारों के पूंजी खाते में किधर आता है? क्रेडिट आता है। और यदि वसूली खाते से यदि लाभ हुआ है तो क्रेडिट आता है, वसूली खाते से हानि हुआ है तो डेबिट आता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनरल रिजर्व में प्रॉफिट और लॉस को वसूली खाते में किधर बांटते हैं? तो बेटा याद रखना क्रेडिट में। एक भी रकम दे देगा कि जनरल रिजर्व को किधर बांटते हैं? तो क्रेडिट में। किस अनुपात में बांटा जाता है? तो बेटा वो पुराने अनुपात में बांटा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। इधर की अगर बात करेंगे तो बेटा वसूली खाते में हानि को किधर दर्शाते हैं? बोले सर डेबिट में दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो चीज और समझिएगा, यदि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति स्वयं लेने का निर्णय लिया है, जैसे कि वहां पे मैंने बताया कि राम ने मान लो भवन को ले लिया होता तो मैं लिखता भाई राम कोष्टक में बिल्डिंग अकाउंट। तो वहां पे अगर राम ने बिल्डिंग ले ली होती तो वो उसके साझेदार के व्यक्तिगत पूंजी खाते में भी आएगी और वो कहां पे आएगी? वो डेबिट में आएगी। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं एक लाइन केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि कोई साझेदार ने कोई संपत्ति स्वयं वहन कर रही है या स्वयं ले लिया तो वो उसके पूंजी खाते में डेबिट होगा। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं पहुंची तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? और इसी के विपरीत यदि किसी साझेदार ने कोई दायित्व स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है तो वो उसके पूंजी खाते में क्रेडिट होगा। यदि किसी साझेदार ने खुद बोला कि भाई क्रेडिटर्स का भुगतान करने के लिए मोहन राजी हो गया, तो बेटा वो बाई क्रेडिटर्स आता, मोहन के कॉलम पे जाता। बाई मोहन क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते थे, क्योंकि नालायक जिसका खाते का नाम लिखेंगे वहां बाई मोहन नहीं लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें समझो। तो बाई क्रेडिटर्स लिखेंगे मोहन के खाते में, ए ने ले लिया तो ए के खाते में। तो ये कब होगा? जब दायित्व का भुगतान किसी साझेदार के द्वारा किया जाएगा। ईमानदारी से बताओ, इतना टॉपिक क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं? बोले सर बिल्कुल समझ में आ रही हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये एक सवाल नहीं था, ये पूरा एक चैप्टर था वसूली खाते में। इसके अलावा और क्या चीजें आपको तकलीफ देंगी मैं इसके बारे में भी चर्चा जरूर करूंगा, ठीक है। अब जैसे कि बेटा सवाल नंबर 7वां, मेरी बुक में 7वां है, कुछ की बुक में दूसरा भी हो सकता है।
मुझे नहीं लगता कि 7वां सवाल मुझे बताने की आवश्यकता है, बहुत ही सिंपल सा है बेटा। 7वें सवाल पे जिन लोगों की किताब है वो मैच कर सकते हैं। ए और बी 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं जो 31 मार्च 2018 को विघटन किया है। और लेनदार दिया हुआ है भाई, लेनदार लिख देंगे, लोन नहीं लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे, देनदार लिख देंगे, संपत्तियां लिख देंगे। साफ साफ दिया हुआ है कि देनदारों से 15,000 और विविध संपत्तियों से 60,000 वसूले, मतलब पूरी संपत्ति से ही 60,000 वसूल हुए। विविध संपत्ति मतलब संपत्ति से ही वसूल हुए 60,000 रुपये, सीधे उसका वसूली खाता बनाइए तो आपसे बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी आपसे बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात की जाए तो 9वां क्वेश्चन, या मेरे में 9वां, आप में हो सकता है 4था क्वेश्चन, वो थोड़ा सा आपको तकलीफदेवल हो सकता है 9वां नंबर। तो आइए 9वें नंबर के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 9वें नंबर के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। और अब 9वें नंबर के बारे में जब हम बात करेंगे तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके में बात करेंगे। पूरा सवाल लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा गाइड आपको बता रहा हूँ, आप समझना जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो सारी चीजें तो एक तरफ है जो आपसे बन जाएंगी। पहली बात भाई, आपने पहले 9वां नंबर सर लगा दीजिएगा, 9वां नंबर, हाँ 9वां नंबर लगा देना, ठीक है, 9वां नंबर लगा देना, ठीक है। ए और बी ने 31 मार्च 2018 को व्यवसाय के समापन का निर्णय लिया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में भी डाल देना भाई। क्वेश्चन नंबर 9वां वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 9वां में डाल देना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ए और बी ने 31 मार्च 2018 को फर्म के व्यवसाय समापन का निर्णय लिया। उस तिथि को उनका चिट्ठा इस प्रकार था, साझेदारों के पूंजी में लाभ विभाजन करते हैं। उनकी देनदारों से 7400 वसूल हुआ, स्कंदे से 37,000 वसूल हुआ, प्लांट और फिक्चर से उनके पुस्तकीय मूल्य का 80%, ख्याति से 12,000 वसूल हुए, लेनदारों से 5% कटौती का भुगतान हुआ। समापन की लागत 1200 ही, वसूली खाता साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। अच्छा एक चीज याद रखना, ख्याति को समापन के समय पूंजी खाते में नहीं बांटते। क्या बता दिया सर, समझ में नहीं है। आप सबको पता है कि जब हम अवकाश ग्रहण और जब हम प्रवेश पढ़ा रहे थे, हालांकि प्रवेश हट गया, तो वहां पे देखा कि जो बैलेंस शीट में ख्याति दी है उसको भी पूंजी खाते में डेबिट में बांटा जाता था, पुरानी ख्याति को पुराने अनुपात में जो बैलेंस शीट में दी रहती थी। लेकिन याद रखना, समापन के समय जो ख्याति दी है उसको पूंजी खाते में नहीं बांटते हैं, नहीं बांटते हैं, नहीं बांटते हैं, नहीं बांटते हैं। अगर नहीं याद है तो लिख लो वहीं पर नोट करके, ठीक है बेटा। आगे बात को समझो। फिर क्या दिया हुआ है, वसूली खाता पूंजी खाता बनाइए। मैं मेन मुद्दे पे बात करूंगा, बाकी आपसे बन जाएगा कि डेप्टर्स, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर्स, गुडविल को भी लिखना है। बेटा गुडविल को भी लिखना है, क्यों नहीं लिखना है गुडविल को, जब अभी अभी बता दिया कि गुडविल भी एक संपत्ति है, फर्म का समापन है, कोई प्रवेश और अवकाश ग्रहण नहीं है, यहाँ सारी चीजें लिखेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे दिया हुआ फिक्चर्स का उनके पुस्तकीय मूल्य का 80% वसूल हुआ। अब देखिए अब यहाँ की बात हो रही है भाई, यहाँ पे हमने सारी चीजें लिख दी भाई, यहाँ पे हमने डेप्टर्स लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, प्लांट लिख दिया, फिक्चर्स लिख दिया, गुडविल लिख दिया, यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स लिख दी, फिर हमने बाई कैश लिखा, बाई केस में हमने इस देनदार को लिख दिया 74,000, स्टॉक को लिख दिया 37,000। अब हमें बात करना है प्लांट और फिक्चर्स को, बाई की बात कर रहा हूं, हमें किसकी बात करना है, प्लांट और फिक्चर्स को। इस बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा यहीं पे तकलीफ करेंगे, यहीं पे तकलीफ होगी उसको भी। प्लांट और फिक्चर्स में बाई में कितना लिखना है ये हमको देखना है। तो साफ साफ लिखा है, प्लांट और फिक्चर में उनके पुस्तकीय मूल्य का 80% वसूल हुआ। 80% बोला है बेटा, बहुत अंतर है इसमें। क्वेश्चन में क्या बोला, 80% वसूल हुआ। क्या बोला, 80% वसूल हुआ। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि 20% कम वसूल हुआ, 20% कम वसूल हुआ, और यदि क्वेश्चन में बोलता 80% कम वसूल हुआ, 80% कम वसूल हुआ, मेरे इस बात को बेटा समझ जाना, तो ये चैप्टर हवा में उड़ जाएगा और समझ में आ जाएगा, दिमाग से हवा में नहीं उड़ेगा। और या तो 80% अधिक वसूल हुआ, या तो 80% अधिक वसूल हुआ, और या तो ये भी क्वेश्चन में बोल सकता था कि 20% अधिक वसूल हुआ। अब इसमें अंतर क्या है, इस बात को समझना है कि बाई में हमको क्या लिखना है। सपोज दैट जैसे फिक्चर्स का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000, इस बात को समझना बेटा, कंडीशन 8,000 है, सॉरी 80,000 है, 8,000 है, सॉरी 8,000 है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात उसी को समझ में आ रही होगी जो बंदा सवाल पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो बच्चे टाइम पास मत करें वीडियो को देख करके, ठीक है। आप थ्योरी पूरा रिवीजन मारो जो मैंने कराई है, बस सवाल पे आप मत रहा करो अगर आपको सवाल नहीं टच करना है तो, ठीक है। चलो अब बात को समझना, जो पहली बार देख रहा उसको भी साथ भी प्रॉब्लम जाएगी, सर आप क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये क्लासेस पूरी पढ़ी हुई हैं, जो प्रीवियस हैं उनको पढ़िए, वो क्रम से है। ये वही पढ़ेगा जो बच्चा पुरानी सारी क्लासेस को देख चुका है, उसको ये रिवीजन तुरंत फास्ट ट्रैक में समझ में आ जाएगा। अभी 8,000, अगर क्वेश्चन बोलता है कि सिर्फ 80% ही वसूल हुए हैं, इसका मतलब कितना वसूल हुए हैं, 6400 वसूल हुआ है, 6400 वसूल हुआ। अगर बोला 20% कम वसूल हुआ तो भी 6400 वसूल हुआ। अब ये कैसे सर, ये दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझो। देखिए बात एक ही है, अगर 20% कम वसूल हुआ इसका मतलब 80% वसूल हुआ, तो आप या तो ये कर लो कि 8,000 का 20% आप निकालो पहले
कितना आएगा, बोले 1600 आएगा। ये कम हुआ है, मतलब इतना नहीं मिला है। तो भाई अगर 8000 में से 1600 नहीं मिला बेटा, तो कितना मिला, 6400 रुपये। तो बात तो वही होगी ना, 6400 रुपये की। अब दोनों में अंतर कुछ नहीं है ना, लेकिन देखो शब्द का कितना बड़ा अंतर है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा 20% कम वसूल हुआ, तो वो लिख के आएगा 20 × 16 यानी 1600 रुपया बिल्डिंग से फिक्चर से वसूल हुए 1600 रुपया, और गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, सारा नरक गोबर कर डाला तुमने। क्योंकि 20% कम वसूल हुआ है, मतलब 8000 का 20% नहीं वसूल हुआ, यानी 1600 नहीं वसूल हुआ, तो वसूल कितना हुआ, 6400 रुपया। ये बात बेटा समझ में अगर आ रही है ना, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात अगर समझ में आ रही है ना, तो बेटा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको पता है क्या, जितना सरलता से इन चैप्टरों को पढ़ाया जाता है ना, आपकी आशाएं बढ़ती जाती हैं। मुझे पता है आपको लगता है सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दें, अब इकोनॉमिक्स भी बहुत जबरदस्त चल रही है, तो स्टडी का भी करा दें। देखो बेटा, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं, ठीक है। मैं अकेले मेहनत बहुत करने के लिए तैयार हूं, मैं अकेले पूरी मेहनत भी कर रहा हूं, और आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपको गारंटी के साथ एक बात बोल सकता हूं कि जब आप मई में पेपर देने जाओगे, आपका एग्जाम होगा, आपसे इकोनॉमिक्स, अकाउंट और इंग्लिश पूरी बनेगी, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। तो बस मुझे सुनते रहिए, बस मुझे ये मत बोलिए कि क्या कर रही है क्या नहीं करना। इतना ट्रस्ट आपने अब तक बनाया हुआ, तो मेरा ट्रस्ट बना करके अभी चलते रहिए, बस 1 महीने की तो और बात है यार, ठीक है। चलो, तो ये 20% कम वसूल हुआ, इसका मतलब भी यही होता है। 80% अगर कम वसूल हुआ, तो फिर क्या होता है, 1600 रुपया। ऐसे कैसे हो गया सर? भाई हमने देखा कि 8000 का 80% कितना होता है, बोले 8000 का 80% होता है 6400। तो क्या 6400 वसूल हुआ? जी नहीं, 6400 कम वसूल हुआ। मतलब मिलना चाहिए था 6400, लेकिन नहीं मिला, कम मिला, यानी मिला कितना, 1600। मिला कितना बेटा, 1600। लेकिन अगर यही बोल देता 80% अधिक वसूल हुआ, तो फिर बेटा यहाँ पे क्या करते, 8000 × 80/100 करते, तो ये आता बेटा 6400। तो 8000 को प्लस कर देते, यानी कि बेटा आता 14400। तो मैं यहाँ पे लिखता 14400। अगर बेटा ये चीजें टॉपिक समझ में आ गई, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर बेटा, तो अगर आपने इसको कर लिया, तो सारी चीजें धुआं धुआं हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो मतलब फिक्चर मूल्य का 80% वसूल हुआ, इसका मतलब कितना हमें लिखना था, केवल 6400 रुपया। कितना लिखना था, 6400, इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे अगर बात की तो लेनदारों से 5% कटौती पर भुगतान हुआ। कटौती मतलब कम भुगतान हुआ। अब यहीं पे 20% कटौती का मतलब 20% कम भुगतान हुआ। तो 20% कम भुगतान हुआ का मतलब क्या है, मतलब 80% भुगतान हुआ। तो 5% कटौती पर भुगतान हुआ का मतलब क्या हुआ, केवल 95% भुगतान हुआ। तो या तो उस रकम का 95% निकाल के लिख दो, और या तो 5% निकाल के घटा के लिख दो। बात तो एक ही है ना, बात एक ही है कि नहीं है? बोले सर बात एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कटौती का मतलब घट के। अब क्वेश्चन जब हमने देखा, तो लेनदार बेटा दिया हुआ था कितना, 12000 रुपया। लेनदार कितना दिया हुआ था, 12000। अब क्वेश्चन ने बोला कि 5% कटौती का मतलब हम सबको पता है कि कमी पे भुगतान हुआ। कटौती का मतलब हम सबको पता है कि कमी पे भुगतान हुआ। अब मुझे एक बात बता दो, अगर 5% कटौती का भुगतान हो, मतलब इस पैसे का कितना मिला, 95%। तो भी वही बात है सर, कितना आ गया सर, 12 × 5 = 60, 12 × 9 = 108, 108 से 14। अरे रुक जा भाई, रुक जा, सॉरी, 12 × 5 = 60, 12 × 9 = 108, 114, 114, 11400। तो मैं 11400 भी लिख सकता हूं। या तो क्या तरीका इसको निकालने का आएगा उत्तर, 12000 का मैंने 5% पहले निकाला, 5 5 10 5 1 5 1 600 घटाया, 12000 में 600 घटाएंगे तो 11400 आ गया। तो बात तो एक ही है ना यार। अगर 5% कटौती पे भुगतान हुआ, तो 95% भुगतान हुआ, तो इसमें हर्ज ही क्या है यार? उस रकम का या तो आप 95% निकाल के सीधे लिख दो, या तो 5% निकाल के घटा के लिख दो। अबे नालायक, तो 11400 भी तो 95% ही हुआ ना, क्योंकि 5% तो कटौती घट गई ना 600। तो बात तो एक ही है। अगर मैंने डायरेक्ट 95% निकाल दिया, तो इसमें हर्ज ही क्या है बेटा? इसमें हर्ज ही क्या है? बोले सर कोई हर्ज नहीं है, सारी बात एकदम क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल भी बन जाएगी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। 10वां नंबर काला गोरा भूरा, बहुत अच्छा सवाल है, आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा। स्पीड नहीं भाग रहा हूं। अब बता, काला गोरा भूरा भाई कहा बताऊं तेरे को? भाई क्रेडिटर्स को क्रेडिटर लिख देना, जनरल रिजर्व को लिखना नहीं है, काला गोरा भूरा की कैपिटल लिखना नहीं है। 2 में अगर आओगे तो डेप्टर्स को सीधे 15500 लिख देना, स्टॉक को 15000 लिख देना, फर्नीचर को 19000 लिख देना, बिल्डिंग को 38500 लिख देना। देनदारों से वसूली तो बाई कैश डेप्टर्स में लिख देना 14700, स्टॉक में लिख दोगे 14000, फर्नीचर को लिख दोगे 18000, भवन को लिख दोगे 41500, लेनदार को लिख दोगे 23000। विघटन में 2 में आ जाएगा 1000। क्रेडिटर्स नहीं लिखा हुआ है तो पॉइंट भी नोटेड। क्रेडिटर्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो सीधे बाई
कैश के नीचे लिखोगे क्रेडिटर्स कितना, बोले जितने थे यानी कि 24,000 रुपया। इज दैट क्लियर बेटा, खत्म कहानी। अब देखो लेकिन बच्चे ने अगर ये भूल गया ना कि क्रेडिटर्स नहीं लिखा था तो वो नहीं लिखेगा, भूलना मत बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसा जरूर आएगा जहां पे क्रेडिटर्स के बारे में बोलेगा लेकिन लिखने के लिए नहीं दिया होगा। तो ये तकलीफ में मत पड़ना बेटा, ना बहुत पंचायत में फंसोगे, बहुत पंचायत में फंसोगे। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों में जिनसे बनता है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार मैं बता चुका हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चा बहुत अच्छे से सवाल को किया हुआ है वो बच्चे जरूर 11 नंबर कर लेगा। बाकी सारी बच्चे अगर नहीं भी करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एवरीवन, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है वो। इसमें ऐसा क्या है सर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, साफ साफ बोला है कि बी को पारिश्रमिक मिल रहा है, तो देनदारों से वसूली का 5% है। अब स्टॉक व देनदारों की वसूली साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टॉक से वसूली हुई है 45,000, देनदारों से 35,000, मतलब टोटल 11 नंबर बेटा लगा देना इसमें। चलो 11 लगा देना, 11 देख लो। ठीक है, 11 में साफ साफ क्या बोला हुआ है कि स्टॉक और वसूली का 5% वसूल हुआ। ठीक है, स्टॉक व देनदार से वसूली का 5%। तो भाई पारिश्रमिक मिला, स्टॉक है 35,000 और स्टॉक है 45,000, स्टॉक है कितना बेटा 45,000, और अगर बात करेंगे तो देनदार है 35,000, दोनों को जोड़ लिया 80,000, 80,000 का 5% यानी कि कितना आ गया बेटा, कितना आ गया जल्दी से बताओ। तो बेटा ये आ गया 4,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक चीज साफ लिखी कि वसूली में 600 हुए जो बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन कर लिए गए, तो बेटा इसका लेखन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वहन कर लिया गया। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं कि आपको मैं स्पेशल बताऊं, वो बेटा बता तो दिया पारिश्रमिक को, बी का पारिश्रमिक वहां पे लिखना पड़ेगा बीएस कैपिटल कमीशन लिख देना सीधे 4,000 रुपया। ठीक है, हाँ, और जो 500 रुपया आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से उसको घटा देना। ठीक है ना, आदत्य थे लेनदार 500 तो घटा देना, मतलब जो लेनदार 59,000 लिखे हुए थे 500 घटा देना, 57,500 लिख देना। कोई दिक्कत, बोले सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो 12 आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही 5% कमीशन की बात किया तो उसको निकाल लेना, पहले ही बताया जा चुका है किस पर निकालना है। ठीक है, 85% विनियोग वसूल हुई, ये भी आपसे बन जाएगा, सीधे 85% उसका निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा 14 नंबर नहीं करना है, 15 भी नहीं करना। 16 के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखो 16 में संपत्तियों एवं दायित्वों का साझेदारों द्वारा लिया जाना। तो बस बेटा मेरी एक बात को याद रखना, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर कोई साझेदार कोई संपत्ति लेगा तो वो साझेदारों के पूंजी खाते में किधर आने वाला है, वो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट नहीं क्रेडिट होने वाला है। और पूंजी खाते में डेबिट होगा, सॉरी एक बार फिर से सुनो। यदि कोई साझेदार के द्वारा कोई संपत्ति व्यक्तिगत रूप से ले ली जाएगी तो वो साझेदारों के उस पूंजी खाते में डेबिट होगा। जैसे कि यदि राम ने बिल्डिंग ले ली है तो वो राम के पूंजी खाते में डेबिट होगा। अगर मोहन ने स्टॉक का ले लिया है तो वो मोहन के खाते में डेबिट होगा। अगर सोहन ने मशीनरी ले लिया तो वो सोहन के खाते में डेबिट होगी। लेकिन जस्ट इसके विपरीत यदि कोई साझेदार ने कोई दायित्व अपने ऊपर लेने का फैसला लिया है तो वो दायित्व उस साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट होगा। बेटा इतनी बात समझ गया होगा, इतना परेशान मुझे मत करो बेटा, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि उसके पूंजी खाते में क्या होता है। बेटा मैं चाहूं तो क्लास को स्लो पढ़ा करके दिन में 1 ही 2 सवाल करा के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मुझे रिवीजन को खत्म करना है। लेकिन खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैं चीजें छोड़ के पढ़ाऊंगा आपको, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं बेटा। जितना भी इस चैप्टर पे है, मैं जितनी बातें आपको एक्यूरेट बता रहा हूं, अगर आपने वाकई में सुन रखा है, एक सिंगल क्वेश्चन वैसा ऐसा नहीं होगा जो आपसे यहाँ पे नहीं बनेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप समझ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पे संपत्तियों एवं दायित्व को साझेदार के द्वारा लिए जाने की बात करेगा वहां पे बेटा आपको केवल एक काम करना पड़ेगा कि संपत्ति अगर कोई साझेदार लेगा तो उसको उसके पर्सनल पूंजी खाते में लिखना पड़ेगा। जैसे एक्स ने फर्नीचर ले लिया तो 2XS कैपिटल कोष्टक में फर्नीचर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बात को समझ लो, जैसे मान लो बोल दिया कि एक्स ने फर्नीचर ले लिया तो आपको बाई में क्या लिखना पड़ेगा। भाई पहले आप बाई कैश लिखते थे, जो चीज बिक जाती थी, जो नहीं बिकी यानी कि कोई साझेदार ने ले ली तो लिखोगे XS कैपिटल अकाउंट, और कोष्टक में ये जरूर लिखना है कि उसने लिया क्या। अगर बिल्डिंग ली है तो यहाँ पे बिल्डिंग लिखना, ये लिखना अनिवार्य है कि उसने लिया क्या है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और फिर यदि वो एक्स के पूंजी खाते में आया तो जब एक्स के कैपिटल अकाउंट बनेगा तो 2 यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे केवल क्या लिखोगे, बिल्डिंग लिखोगे। और फिर बिल्डिंग में क्या लिखोगे, या तो
तो बिल्डिंग भी ना लिख के क्या लिख दो, यहाँ पे रियलाइजेशन लिख दो, फिर कोष्टक में बिल्डिंग लिख दो और फिर यक्स के कॉलम में वो रकम लिख दो। तो आप रियलाइजेशन लिख के कोष्टक में बिल्डिंग लिख के फिर भी उसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगा। ओके, 17 लगा लेना, 18 लगा लेना, 19 लगा लेना, 20 लगा लेना, 21 लगा लेना बेटा। और यहाँ से चल के आप 22, अच्छा ये एक्स वाई लिमिटेड वाला जो है उसको लगाने की जरूरत नहीं है, 22 नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। 23 लगा लेना बेटा। 23 के बाद एक भी क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। 23 के बाद एक भी क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने 27, 28, 29 पढ़ाया हुआ, तो आप एक बार 27, 28 भी लगा लेना। अब वो क्या है उसके बारे में भी सुन लो। अब जैसे कि दिया अघोषित संपत्ति एवं दायित्व, क्या दिया हुआ है बेटा, इस बात को समझो। अघोषित संपत्ति एवं दायित्व के बारे में कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है। अघोषित संपत्ति एवं दायित्व के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पे दे देता है। आइए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार अघोषित संपत्ति और दायित्व होती क्या है। बेटा इसको ध्यान से समझना, चीजों को, ये लॉजिक है, इसको समझने का प्रयास करना, तभी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, कि अघोषित संपत्ति और दायित्व क्या होता है। ठीक है बेटा, अघोषित संपत्ति और दायित्व क्या होता है। अघोषित संपत्ति और दायित्व क्या होता है। ठीक है बेटा, अघोषित संपत्ति एवं दायित्व, बेटा बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझना। अघोषित संपत्ति का मतलब उस संपत्ति से है जो चिट्ठे में पहले से नहीं है, अब आ गई है। अघोषित दायित्व का मतलब उस दायित्व से होता है जो चिट्ठे में पहले नहीं है, अब आ गई है। तो क्या करें, अगर अघोषित दायित्व हैं तो पुनर्रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखे जाएंगे, और अगर अघोषित संपत्ति है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट लिखे जाएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि यदि अघोषित संपत्ति है तो वो वसूली खाते में डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी। तो बेटा अगर अघोषित संपत्ति है तो वो क्रेडिट होगी, अगर अघोषित दायित्व है तो वो डेबिट होंगे। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि यहां से किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली है। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। यार पानी है नहीं रखा, चल रहा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना बताने के लिए ही आपको आज का क्लास मैंने रोक के रखा था। ठीक है, और ये इतना स्पीड में और अच्छा आराम से पढ़ाया जा रहा। अगर मैं इसको चाहूँ या जो भी मास्टर इसको पढ़ाना चाहता है उसको एक हफ्ते आराम से चला सकता है, लेकिन चलाने की बात यहाँ पे है ही नहीं। यही बेटा, और उसमें भी इतने सारे पॉइंटों को वो नहीं कवर कर सकता। तो बेटा इसको कहते हैं रिवीजन। अब जाकर के जब आप इस चैप्टर के सवाल को पूरा बैठ के घर पे लगाओगे आज रात में 2 घंटा 2.5 घंटे, तो इसके सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपको बातें क्लियर समझ में आ गई हैं। हो सकता है कि देखिए ये सारी बातें मैंने क्या किया होगा कि रिवीजन करते समय अलग अलग टाइम पे बताया होगा। जब मैंने पूंजी खाता बताया होगा तो पूंजी खाते की बात बताई होगी, जब मैंने वसूली खाता बताया होगा तो वसूली खाते की बात बताई होगी, जब वहां पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिला था तो मैंने परसेंटेज वाली बातें बताई होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, जितना इस पूरे चैप्टर पे खेल था। ठीक है बेटा, जितना इस पूरे चैप्टर में गेम था वो एक ही बार में मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप वाकई में रिवीजन करना चाहते हैं तो अब जैसे मैंने आपको सारी बात बता दी, आपके दिमाग में सारी बातें बैठ चुकी हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप आराम से बैठ करके ये चैप्टर खत्म करोगे और ये मानोगे कि 10 नंबर हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसके पूरे सवाल लगा डालो, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ डालो, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव लगा डालो। प्रीवियस पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी आप कर डालो। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है ना तो फिर से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अकाउंट में तो कहीं कुछ भी नहीं दिक्कत होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा बहुत अगर किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो वो पूछ सकता है। हालांकि रिवीजन के समय उन सारी दिक्कतों का निवारण आपको दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, आज की बातें मुलाकातें यहीं पे समाप्त होती हैं। बेटा कल हम लोग फिर मिलेंगे, शिवरात्रि के दिन भी मिलेंगे, और कल हम लोग इकोनॉमिक्स का वो वाला पार्ट पूरा खत्म कर लेंगे। पूरा, चाहे जितना टाइम लगे, क्लास 40 मिनट में खत्म हो, 50 मिनट में, 60 मिनट में, वो पूरा चैप्टर कल खत्म करेंगे और डिटेल से अच्छे से जैसे अभी तक खत्म करते जा रहे हैं। फिर बेटा वहाँ पे भी आगे चलेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कवर करने की पूरी प्रयास, भरसक प्रयास रहेगा और चीज़ों को कंप्लीट भी किया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा रिपीट फास्ट में हम लोग कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों के इंग्लिश में जो अभी भी बचा हुआ है वो मैसेज बस कर दें हमको, या तो अजय सर को, तो जब क्लासेस होंगी तो उसी को सर करवाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना, और अपना प्यार और स्नेह बेटा इसी तरीके से बना के रखना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। बाय एंड गुड नाइट।